Let's start our new chapter number 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वैसे तो ये चैप्टर मुश्किल लगता है सबको, बस इस 30 और 40 मिनट्स की वीडियो के बाद ये चैप्टर आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एंड यू कैन इजीली स्कोर द गुड मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हम लोगों को कवर करने हैं दैट इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम टॉपिक्स, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजंस। तीन टाइप्स के होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजंस। एग्जाम में जो मोस्टली क्वेश्चन आता है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज डिसीजन से ही आता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग का। नेक्स्ट है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। What are the factors affecting the fixed capital requirement and what are the various factors affecting the working capital requirement? और लास्ट टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है that is a capital structure. And what is a capital structure? That is a mixture of a debt and equity. What are the factors affecting the कैपिटल स्ट्रक्चर? कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं कि डेट का यूज करें या इक्विटी का यूज करें। So let's start our new topic that is a financial management. दो वर्ड से मिलके यहां पे देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बना है, फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट। फाइनेंस को मैनेज करना ही क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहता है इज कंसर्न विद एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड, कि फंड्स को एक्वायर्ड कहां से करना है एंड उसको इन्वेस्ट कहां करना है, कि फंड्स को रेज कहां से करना है और फंड्स को इन्वेस्ट कहां से करना है। इन्हीं डिसीजंस को हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। कहता है इन अदर वर्ड्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद फ्लो ऑफ फंड्स एंड इन्वॉल्व्स डिसीजन रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, फंड्स कहां से आएंगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, फंड्स को इन्वेस्ट कहां करना है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर, जो हम लोगों को इनकम्स हुई है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, कितना हम लोगों को अपने पास रखना है और कितना हम लोगों को एज अ डिविडेंड देना है। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्यों पढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट? क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हमें पता चल जाता है कि हमें कितने फिक्स असेट्स चाहिए, कितनी अमाउंट में हमें करंट असेट्स चाहिए, कितने हमें लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए, कितने हमें शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए, कितना हम लोगों को डेट से इशू करना है, कितना इक्विटी से इशू करना है। ये सारी चीजें हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही पता चलती हैं। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट इज अ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि अगर शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर रहे हैं मतलब अगर हमारी शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं दैट मीन्स बाकी सारी की सारी पार्टीज क्या हैं, वो गेन कर ही रही हैं। कहता है मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ अ इक्विटी शेयर होल्डर। कहता है अगर शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं तो एफिशिएंट डिसीजन है, शेयर के प्राइस कम हो रहे हैं तो पुअर डिसीजन है, क्योंकि हमें पता है इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है बाकी सारे के क्लेम करने के बाद जो इनकम बच जाती है। और अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स गेन कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली है बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज कंपनी के साथ अटैच है, वो भी गेन कर रही हैं। कहते हैं ऑब्जेक्टिव जो गया है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर का मतलब ये नहीं है कि एक फाइनेंस मैनेजर मैनिपुलेट एक्टिविटीज करे, ठीक है। तो कहते हैं क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ ऑटोमेटिकली बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाते हैं, लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाता है, लिक्विडिटी जो क्या पोजीशन मेंटेन रहती है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है फंड्स का, मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद द क्रेडिटर्स के साथ हम लोग जो कहें जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स की होती हैं वो कंप्लीट कर पाते हैं। फिर आता है फाइनेंशियल डिसीजंस। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं तो तीन टाइप्स के फाइनेंशियल डिसीजंस जो होते हैं हमारे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। फर्स्टली बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, इसको हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं? हम लोग ये डिसीजन लेते हैं कि किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर हमें फंड्स को इन्वेस्ट करना है और यही डिसीजन लेना इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। अब स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्यों जरूरी है इसको ध्यान से करना, क्योंकि हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, रिस्क इन्वॉल्व है क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसकी रिटर्न्स आनी है और इरिवर्सिबल डिसीजंस हैं, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। इफ वी कैन वी वांट टू चेंज
वी हैव टू टेक अ हैवी लॉस हम लोगों को होगा और बहुत ज्यादा वेस्टेज होगा हमारी फंड्स का। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, ये कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट कहते हैं कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कहते हैं कंपनी हमेशा चाहती है कि रेगुलर कैश फ्लो इनफ्लोज होते रहे, तो जो प्रोजेक्ट ज्यादा कैश इनफ्लोज दे रहा है हम लोग उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल ए प्रोजेक्ट हमें हर साल 1 लाख रुपीस दे रहा है और बी प्रोजेक्ट पहले 3 साल कुछ दे रहा है उसके बाद 1 लाख स्टार्ट कर रहा है, तो हम लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करेंगे जहां पे हमें कैश इनफ्लोज ज्यादा हो रहे हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का डिसाइड करने के लिए वो है रेट ऑफ रिटर्न। जहां से हमें रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिलेगी हम उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट ए आपको 10% रिटर्न दे रहा है, प्रोजेक्ट बी आप लोगों को 20% रिटर्न दे रहा है या 15% रिटर्न दे रहा है, तो आप लोग कहां इन्वेस्टमेंट करोगे। कहता है जो प्रोजेक्ट ज्यादा रिटर्न हम लोगों को प्रोवाइड करेगा, मतलब ज्यादा हमें इनकम देगा, हम उस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। फिर कहता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, कहते हैं कैश फ्लो और रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के अलावा बहुत सारे जो क्या है कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स अवेलेबल हैं जो हम लोग हर एक प्रपोजल के अंदर उसको लगा के इवेल्युएट कर सकते हैं। फिर कहता है फाइनेंसिंग डिसीजन, आपने ये तो डिसाइड कर लिया फंड कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन अब वो फंड आएंगे कहाँ से। अब फंड को रेज करने के 2 सोर्सेज हो सकते हैं, या तो ओनर फंड या बोरोड फंड। ओनर फंड के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग। शेयर कैपिटल में क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। और बोरोड फंड में क्या आएगा, बोरोड फंड जो होते हैं लाइक डिबेंचर्स, लोन हो गए, बॉन्ड्स हो गए। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं कि हम लोग जो कहें ओनर फंड्स का यूज करें या बोरोड फंड का यूज करें। तो फर्स्ट कहते हैं कॉस्ट, कहते हैं डिफरेंट सोर्सेज से फंड्स को रेज करने की कॉस्ट क्या होती है, डिफर होती है। एक मैनेजर उस सोर्स को प्रेफर करता है जहां से हमारी कॉस्ट क्या आएगी, मिनिमम आएगी। अगर बोरोड फंड्स की कॉस्ट कम आ रही है तो हम लोग बोरोड फंड्स को प्रेफर करेंगे, अगर ओनर फंड्स की कॉस्ट कम आ रही है तो वी विल प्रेफर द ओनर फंड्स। फिर कहता है रिस्क, कहता है जितना रिस्क जो एसोसिएटेड होता है वो बोरोड फंड के साथ होता है एज कंपेयर टू द ओनर फंड सिक्योरिटी। तो फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, कंपेयर करता है रिस्क को किसके साथ, कॉस्ट इन्वॉल्व के साथ, और एक बेस्ट वन सिलेक्ट करता है। अब बोरोड फंड में रिस्क क्यों ज्यादा है, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट की पेमेंट देना ऑब्लिगेशन है, जरूरी है, परमानेंसी है, देना ही पड़ेगा। बट इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना इज नॉट अ कंपल्सरी ऑब्लिगेशन फॉर अ कंपनी। फिर कहता है कैश फ्लो पोजीशन, कहता है अगर कंपनी की कैश इनफ्लोज पोजीशन अच्छी है, कंपनी के पास कैश अच्छा आ रहा है, तो कंपनी जो क्या है डेट का इशू कर सकती है, बोरोड फंड का यूज कर सकती है, क्योंकि वो इजीली अपने इंटरेस्ट की पेमेंट कर पाएगी। बट अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है देन कंपनी क्या करेगी, इक्विटी को इशू करेगी। फिर कंट्रोल कंसिडरेशन, अगर कहता है जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल डिल्यूट हो जाए, कोई इशू नहीं है, फिर तो वो इक्विटी को इशू करेंगे। लेकिन अगर आपके इक्विटी शेयर होल्डर ये चाहते हैं कि हमारा शेयर जो क्या है कंट्रोल डिल्यूट नहीं होना चाहिए, तो वो किसको प्रेफर करेंगे, वो डेट को प्रेफर करेंगे। फिर कहता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, तो कैपिटल मार्केट में 2 सिचुएशंस होती है, होता है बूम पीरियड, एक होता है रिसेशन या फिर डिप्रेशन पीरियड। अब बूम टाइम पे तो हम लोग इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकते हैं, बट डिप्रेशन टाइम पे हम किसको प्रेफर करते हैं, डेट सिक्योरिटीज की वहां पे ज्यादा डिमांड रहती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, लाइक फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर कंपनी की फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, मतलब हमारे फिक्स खर्चे ज्यादा है, तो हम लोग इक्विटी को प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर हमारी कंपनी के फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है देन हम लोग डेट को प्रेफर करेंगे, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट की पेमेंट इजिली कर पाएंगे। फिर आता है हमारे पास डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन की बात करें तो डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, बेसिकली इसमें एक मैनेजर डिसाइड करता है कि जो अर्निंग्स हुई हैं, अर्निंग्स में से कितना पार्ट एज अ रिटेन्ड अर्निंग रखना है और कितना पार्ट एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो प्रॉफिट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रिटेन्ड अर्निंग as a dividend, and in dividend decision a manager has to take the decision कि what proportion of profit is divided as a dividend and what proportion of profit is
रिटेन्ड अर्निंग, कि कितना उसको एज अ रिटेन अर्निंग रखना है। अब कहते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डिविडेंड डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट कहते हैं अर्निंग्स। अगर कंपनी की अर्निंग्स हाई है तो वो ज्यादा डिविडेंड देगी, कंपनी की अर्निंग्स कम है तो वो लो रेट ऑफ डिविडेंड देंगी। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर कहते हैं कंपनी की अर्निंग स्टेबल है, प्रेफर द हाई रेट ऑफ डिविडेंड। अगर कंपनीज की अर्निंग स्टेबल नहीं है देन लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। फिर कैश फ्लो पोजीशन, अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है दे विल डिक्लेयर अ हाई रेट ऑफ डिविडेंड। अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है दे विल डिक्लेयर अ लो रेट ऑफ डिविडेंड। टैक्सेशन पॉलिसी, हमें पता है कि जो प्रेजेंट टैक्सेशन सिस्टम की बात करें कि जो डिविडेंड की इनकम है वो टैक्स फ्री है शेयर होल्डर के लिए, बट कंपनीज को क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है जो वो डिविडेंड देते हैं, बिकॉज दैट इज इनकम। तो कहता है अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो कंपनी कम डिविडेंड देगी, अगर टैक्स रेट कम है तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। फिर कहता है स्टॉक मार्केट की रिएक्शन, कहता है कि जो हमारा डिविडेंड डिसीजन है वो अफेक्ट करता है स्टॉक मार्केट को भी। अगर डिविडेंड डिसीजन डिविडेंड ज्यादा दे रहे हैं तो इससे क्या होगा, हमारा स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, लेकिन अगर डिविडेंड कम होगा तो वो नेगेटिवली हमारे जो क्या है शेयर प्राइस को अफेक्ट करता है। फिर कहता है लीगल रिस्ट्रिक्शन, कई बार सर्टेन प्रोविजंस लगा दिए जाते हैं कंपनी के ऊपर, लाइक जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जब तक हमारी पेमेंट नहीं होगी आप लोग डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो दैट इज अ लीगल रिस्ट्रिक्शंस। फिर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर कहता है कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं तो वो रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा करती हैं, कम डिविडेंड देती हैं, बट अगर कंपनीज के पास कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, दे विल रिक्वायर द हाई रेट ऑफ डिविडेंड। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, फाइनेंस प्लस प्लानिंग। फाइनेंस की प्लानिंग करना बिजनेस के अंदर कि कितने फंड्स चाहिए, कब चाहिए, इन सब एक्टिविटीज को एडवांस में डिसाइड करना ही क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। दैट इज अ ब्लूप्रिंट अबाउट द फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कंपनी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड, कितना हमें फाइनेंस रिक्वायर्ड है, कहां से वो फंड्स रेज करेंगे, कहां पर उसका यूज करना है, इन सब एक्टिविटीज को एडवांस में डिसाइड करना ही क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग है। कहता है फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कहता है लाइक हम चाय पीते हैं, हम सोचते चाय में चीनी ज्यादा लोगे कम लोगे, हम कहते हैं ना ज्यादा ना कम, ठीक ठीक होनी चाहिए। ऐसे ही बिजनेस के अंदर जो फाइनेंस है ना वो ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, एडिक्वेट फाइनेंस बिजनेस के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स whenever these are required, ये इंश्योर करना कि बिजनेस में फंड्स तब अवेलेबल हो जब हमें वो फंड्स चाहिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली, कि फर्म अननेसेसरली फंड्स को रेज ना कर ले, क्योंकि जो एक्सेस फंडिंग है वो भी उतनी ही बैड है जितनी शॉर्टेज ऑफ फंड है। फंड्स एक्सेस में अगर बिजनेस में रहेंगे तो उसकी कॉस्ट बिजनेस को ही बियर करनी पड़ेगी, और अगर फंड्स कम हैं तो हम लोग अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारी गुडविल जो क्या है वो खराब होगी, या हमारी मैनेजमेंट जो चीजें प्रॉपर नहीं हो पाएंगी। इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करता है फर्म को, प्रिपेयर करता है टू फेस द फ्यूचर, कि वो इजिली फ्यूचर को फेस कर पाए, क्योंकि वहां पे हम फोरकास्ट करते हैं। फिर कहता है फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करता है इन अवॉइडिंग द बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस, क्योंकि हम फ्यूचर की इवेंट्स को एंटिसिपेट करते हैं, पहले से ही एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं। फिर कोऑर्डिनेट करता है वेरियस फंक्शंस को, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस हो जाता है, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, कोई भी वेस्टेज नहीं होगी। कहते हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो लिंक करता है किसको, प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ, बाय एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर सेल्स एंड ग्रोथ को पहले से ही एंटिसिपेट कर लेता है। फिर टॉपिक आता है हमारे पास फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल का। तो फर्स्टली बात करते हैं फिक्स कैपिटल की। फिक्स कैपिटल क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट इन अ लॉन्ग टर्म एसेट्स हमारी जो होती हैं, फिक्स एसेट्स के अंदर हम लोग जितनी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं दैट इज अ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसे हम लोग लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करना, और इसके लिए हमें बहुत सारा फंड्स जो क्या है रिक्वायर्ड होता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट कहता है नेचर ऑफ बिजनेस, कि अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, खुद सामान बना रही है, तो उसको मशीन्स चाहिए होंगी, ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो वहां पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। लेकिन अगर कंपनी ट्रेडिंग है, सामान लेके बेच रही है सिर्फ, तो उसको वहां पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहती है।
नेक्स्ट पॉइंट है स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर कंपनी का लार्ज स्केल पे कंपनी ऑपरेट कर रही है, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है, तो फिक्स कैपिटल उनको उतनी ही ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर कंपनी स्मॉल स्केल पे काम कर रही है तो उसको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट उतनी ही कम चाहिए। फिर कहता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अगर कंपनी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर रही है, मशीन्स का यूज कर रही है, दे विल रिक्वायर द मोर फिक्स कैपिटल। अगर कंपनी जो क्या लेबर का यूज कर रही है, दे विल रिक्वायर द लेस फिक्स कैपिटल। फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगर कंपनीज टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हैं, मॉडर्नाइजेशन कर रही हैं, चेंज कर रही हैं, ओल्ड मशीन्स को रिप्लेस कर रहे हैं, तो वी विल रिक्वायर द मोर फिक्स कैपिटल। लेकिन अगर हम लोग ओल्ड टेक्निक्स के ऊपर रिलाई रह रहे हैं, तो वी विल रिक्वायर द लेस अमाउंट ऑफ अ फिक्स कैपिटल। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अगर कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो कंपनी को अगर एक्सपेंड करना है, तो दे विल रिक्वायर द मोर फिक्स कैपिटल। अगर कंपनी के पास कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो दे विल रिक्वायर द लेस फिक्स कैपिटल। डाइवर्सिफिकेशन। अगर कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है, न्यू प्रोडक्ट लाइन्स ऐड ऑन करनी है, तो दे विल रिक्वायर द मोर कैपिटल, more plant and machinery, more machines, so they will require the more fixed capital। अगर कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है। फिर कहता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या होता है? इट इज द एक्सेस होता है ऑफ करंट असेट्स ओवर द करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या होती है? जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जाती है करंट असेट्स के अंदर, दीज आर द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इन करंट असेट्स को हम लोग इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन अकाउंटिंग ईयर। फिर आता है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या होता है? इट इज एन एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर द करंट लायबिलिटीज। जो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कहते हैं जब करंट लायबिलिटी एक्सीड कर जाती है हमारी करंट असेट्स को, तो वर्किंग कैपिटल वहां पे हमारी नेगेटिव भी हो जाती है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट कहते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आप लोगों का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो आप लोगों को वहां पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। अगर ट्रेडिंग बिजनेस है, तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। अगर स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको कम रहती है। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन। अगर बूम पीरियड है, ज्यादा डिमांड है उस टाइम पे, है ना, तो आपको ज्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, तो वहां पे आप लोगों को मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन अगर रिसेशन का टाइम है, लो डिमांड है, तो कम इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, डेटर्स भी कम होंगे, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम रहेगी। टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर रहे हो? अगर आप लोग जो कहे हैं लेबर का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर आप लोग मशीन्स का यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों को कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि मशीन्स के केस में हमें ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होती है। प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल अगर आपका ज्यादा है, प्रोडक्शन साइकिल मींस गैप बिटवीन द रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, सेल करना, जो पैसा आ रहा है वापस हमारे पास, है ना, अगर वो प्रोडक्शन का साइकिल कहता है ज्यादा है, तो वी विल रिक्वायर द मोर फिक्स कैपिटल। लेकिन अगर प्रोडक्शन का साइकिल स्मॉल है, देन वी विल रिक्वायर द लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। फिर कहता है इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन है, मार्केट में प्राइस बढ़ रहे हैं, तो हमारे रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाएगा, लेबर का कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो दैट मींस अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। फिर कहते हैं सीजनल फैक्टर है। अगर आपकी गुड्स जो है वो सीजनल ही है, तो ड्यूरिंग द हाई बूम सीजन आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, ठीक है, और ड्यूरिंग ऑफ सीजन आप लोगों को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। क्रेडिट अलाउड। अगर आप लोग उधार में सामान बेचते हो, क्रेडिट अलाउ करते हो, तो आप लोगों को वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। और अगर क्रेडिट अलाउ नहीं करते हो, स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी है, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? आप लोगों को वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होती है। अगर ग्रॉस प्रोस्पेक्टस है, फर्म प्लान कर रही है बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, सो वी विल रिक्वायर द मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। फिर आता है हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज अ प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? मिक्सचर होता है डेट एंड इक्विटी का। डेट जो क्या है वो रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि इसकी जो पेमेंट है इंटरेस्ट ऑन डेट की, वो एक लीगल ऑब्लिगेशन है, वी हैव टू गिव द इंटरेस्ट पेमेंट। लेकिन जो इक्विटी सिक्योरिटीज हैं वो सेफ हैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज कंपनी के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है टू पे द डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स।
अब कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर आता है फाइनेंशियल लीवरेज। बच्चों को बड़ी डिफिकल्ट लगता है कि फाइनेंशियल लीवरेज क्या है। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है? फाइनेंशियल लीवरेज बेसिकली रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल, कि टोटल कैपिटल में से डेट का कितना पार्ट है, दैट इज अ फाइनेंशियल लीवरेज। कहता है विद डेट फंड, अगर हम लोग डेट फंड्स का यूज कर रहे हैं, कंपनी की अर्निंग इंक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि डेट कहता है बड़ा सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस है, बट इट इज वेरी रिस्की टू इन्वॉल्व मोर डेट इन अ कैपिटल स्ट्रक्चर। लेकिन रिस्की भी है अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग डेट को ज्यादा यूज करते हैं। कहता है ज्यादा डेट यूज करने से हमारी अर्निंग्स तभी बढ़ेंगी। कौन सा पॉइंट नोट करना है? जब आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट से, तब तक ही डेट का यूज करके आप लोग जो क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर में ओनर्स की अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं। लेट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। कहता है 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है, आपको प्रॉफिट हो रहा है 7 लाख रुपीज का, टैक्स रेट है 30%। 3 सिचुएशन है। कहता है फर्स्ट, कंपनी ने मान लो 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 50 लाख का 50 लाख इक्विटी शेयर से इकट्ठा किया, डेट इशू नहीं किया, तो कोई ठीक है। सेकंड सिचुएशन में 50 लाख टोटल कैपिटल है, उन्होंने 40 लाख क्या किया, शेयर इशू किए और 10 लाख के डिबेंचर इशू कर दिए। इंटरेस्ट ऑन डेट कितना है? 10%। थर्ड सिचुएशन क्या है? टोटल कैपिटल 50 लाख है, इक्विटी 30 लाख और डेट कितने हैं? 20 लाख। इंटरेस्ट ऑन डेट कितना है? 10%। अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में देखिए EBIT सेम है, देखो तीनों का सिचुएशन में 7 लाख 7 लाख 7 लाख, बिकॉज तीनों ने ही 50 लाख रुपए लगाए हैं। अब फर्स्ट सिचुएशन में हमारा कोई भी डेट नहीं था तो हमें कोई इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं देनी है। लेकिन सेकंड सिचुएशन में 10 लाख का डेट था, 10% इंटरेस्ट है तो 1 लाख हो गया। थर्ड सिचुएशन में 2 लाख का 20 लाख का डेट था तो 10% 2 लाख रुपए हमारी इंटरेस्ट की पेमेंट हो गई। अब अर्निंग बिफोर टैक्स कितना बचा? देखो फर्स्ट सिचुएशन में 7 लाख का 7 लाख बच गया, सेकंड सिचुएशन में 6 लाख बचा, थर्ड सिचुएशन में कितना बचा? 5 लाख बचा। अब टैक्स देना है, टैक्स कितना है? देखो ऊपर देखो स्लाइड में 30%, तो 30% सिचुएशन 1 में दिया तो 7 लाख का 30% 2,10,000। सिचुएशन 2 में 6 लाख रुपए बचे, 6 लाख के ऊपर 30% 1,80,000 रुपए। थर्ड सिचुएशन में 5 लाख ही बचे, 5 लाख का 30% 1,50,000। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना पैसा बचा शेयर होल्डर के लिए? 4,90,000। सिचुएशन 2 में 4,20,000 और सिचुएशन 3 में 3,50,000। अब अर्निंग पर शेयर निकालना है, कहां पे अर्निंग पर शेयर एनहांस होगा? फर्स्ट में देखिए 4,90,000 5 लाख शेयर्स में डिवाइड होगा। अब सर कहेंगे, बच्चे कहेंगे 50 लाख था, 50 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 लाख की आएगा। जब कुछ भी नहीं गिवन होता तो हम लोग एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज कैलकुलेट एस्टिमेट करके चलते हैं। तो 4,90,000 को 5 लाख से डिवाइड किया 0.98, 4,20,000 को 4 लाख से डिवाइड करें क्योंकि यहाँ पे इक्विटी शेयर 40 लाख के थे तो 4 लाख बना। फिर यहाँ पे 3.5 लाख प्रॉफिट बचा और कितने शेयर्स थे? 30 लाख हमने इक्विटी शेयर इशू किया तो 3 लाख आएगा, तो 1.16। तो इससे प्रूव होता है कि ज्यादा डेट यूज करने से जो कैपिटल स्ट्रक्चर में ओनर्स की इनकम है वो एनहांस होती है। लेकिन क्या पॉइंट नोट करने वाला है? कहता है दिस स्टेटमेंट तभी ट्रू होती है टिल रेट ऑफ अर्निंग ऑफ कैपिटल, मतलब जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो आपकी ज्यादा हो रेट ऑफ इंटरेस्ट से। लाइक यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है? देखो 7 लाख रुपए मिले, टोटल कितना था? 50 लाख। तो कितना हमें 14% हमारा क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो ज्यादा है किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमें? ब्याज कितना देना पड़ रहा है? 10%। कमाई कितनी हो रही है? 14%। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। लेकिन ये पॉइंट नोट करना है, अगर आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, फिर आपका अर्निंग पर शेयर डिक्लाइन होगा, बढ़ेगा नहीं। इस क्वेश्चन में इसको डिस्कस करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में सेम वही पॉइंट्स हैं, बट यहाँ पे EBIT कितना है? 3 लाख ही प्रॉफिट हुआ है। अब इस क्वेश्चन को पहले यहाँ देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल के दिखाई कि 3 लाख है प्रॉफिट हुआ है, 50 लाख लगाया था, 3 लाख ही प्रॉफिट हुआ है हमें। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी मिल रही है? 6% मिल रही है। सर मिल 6% रहा है, ब्याज हमें 10% देना पड़ रहा है, यहाँ तो हमें पहले ही पता चल रहा है कि हमें लॉस हो रहा है। तो इस सिचुएशन में अर्निंग पर शेयर डिक्लाइन जाएगा। कैसे? देखते हैं। अब फर्स्ट सिचुएशन में देखिए तीनों सिचुएशन में 3 लाख का प्रॉफिट है। फर्स्ट सिचुएशन में हमने सारे के सारे शेयर इशू किए थे, कोई इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं है। सेकंड सिचुएशन में 1 लाख हमारी इंटरेस्ट की पेमेंट हो गई। थर्ड सिचुएशन में 2 लाख इंटरेस्ट की पेमेंट हो गई क्योंकि ब्याज तो वही रहेगा 10%। अब टैक्स के लिए कितना पैसा? 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। अब टैक्स देना 30%, 3 लाख का 30% 90,000,
2 लाख का 30% 60,000, 1 लाख का 30% 30,000। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बचा शेयर होल्डर के लिए? 2,10,000। सेकंड सिचुएशन में 1,40,000, थर्ड सिचुएशन में 70,000 बचे। अब अर्निंग पर शेयर निकालना है, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। 2,10,000 को 5 लाख से डिवाइड करेंगे 0.42, 1.4 लाख को 4 लाख से डिवाइड करेंगे 0.35, 0.70,000 को 3 लाख से डिवाइड करेंगे तो 0.23। तो अब हमें यहाँ क्या पता चल रहा है कि अर्निंग पर शेयर डिक्लाइन हो रहा है ज्यादा डेट यूज करने से। तो सिंपल सी बात है, तब तक आपका जो क्या है अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा जब तक आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है किससे? इंटरेस्ट ऑन डेट से। अगर आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो जाए इंटरेस्ट ऑन डेट से, उस केस में फेवरेबल नहीं है, वहां पे आपका अर्निंग पर शेयर डिक्लाइन होगा। कहते हैं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजंस को। फर्स्ट कहता है कैश फ्लो पोजीशन। अगर कहता है कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, अच्छा पैसा कंपनी के अंदर आ रहा है, इनफ्लोज अच्छे हो रहे हैं, तो कंपनी की कैपेसिटी है कि वो इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकती है, तो वो डेट को इश्यू करेगी। लेकिन अगर कंपनी के पास शॉर्टेज है कैश की, कैश इनफ्लो अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो कंपनी इस पोजीशन में नहीं है कि वो इंटरेस्ट की पेमेंट कर पाए, तो वो क्या करेगी? इक्विटी को इश्यू कर देगी, क्योंकि इक्विटी को इश्यू करने से हमारी जो डिविडेंड की कोई भी कंपनी को लायबिलिटी नहीं बनती है। फिर कहता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या कहता है? कंपनी की अर्निंग्स जो क्या है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितनी है उसकी इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन से। तो आईसीआर क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट, के हमारी इंटरेस्ट से कितने गुना हमारी अर्निंग्स ज्यादा है। कहता है अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा है तो हम लोग ज्यादा फंड्स का बोरोड फंड्स का यूज करेंगे, लेकिन अगर हमारी आईसीआर कम है तो हम लोग डेट सिक्योरिटी को इश्यू नहीं करेंगे, हम लोग इक्विटी को हम लोग इश्यू करेंगे, डेट को हम लोग इश्यू नहीं करेंगे। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ये आईसीआर का भी एक स्टेप है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में तो हमने क्या देखा कि हमारी अर्निंग्स इंटरेस्ट के कंपैरिजन में कितनी है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? अपनी अर्निंग्स को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? कहते हैं इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल रीपेमेंट भी। अगर कहता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो ज्यादा है तो हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का यूज ज्यादा करेंगे, लेकिन अगर डेट सर्विस कवरेज रेशियो कम है तो हम लोग इक्विटी का यूज करेंगे। फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बता चुका हूं आप लोगों को। अगर आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, देन कंपनी प्रेफर करेगी डेट को कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन अगर आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेस है इंटरेस्ट ऑन डेट से, देन कंपनी अवॉइड करेगी डेट को और इक्विटी को इश्यू करेगी। फिर कहता है कॉस्ट ऑफ डेट। कहता है अगर फर्म अरेंज कर पा रही है बोरोड फंड को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो कॉस्ट डेट को प्रेफर करेगी एज कंपेयर टू द इक्विटी। टैक्स रेट, अब टैक्स रेट जो क्या है वो डेट को चीपर बनाते हैं, बिकॉज जो इंटरेस्ट पे किया जाता है डेट के ऊपर वो सब्ट्रैक्ट होता है इनकम से बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्स। जब वे कहता है वेयर एज कंपनी हैव टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, तो कहता है अगर हायर टैक्स रेट है तो कंपनी डेट को प्रेफर करती है, लो टैक्स रेट है तो कंपनी इक्विटी को प्रेफर करेगी। फिर कंट्रोल, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चाहते हैं कि कंट्रोल डिल्यूट हो जाए, कोई चक्कर नहीं है, तो वो इक्विटी को इश्यू करेंगे। लेकिन अगर वो कंट्रोल डिल्यूट नहीं करना चाहते, कंप्लीट कंट्रोल चाहते हैं, वो डेट को इश्यू करेंगे। स्टॉक मार्केट की कंडीशन, अगर बूम पीरियड है, बूम पीरियड में लोग रिस्क लेना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, तो उस टाइम पे इक्विटी शेयर इश्यू। लेकिन डिप्रेशन के टाइम पे क्या होता है? बोरोड फंड्स को प्रेफर किया जाता है। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या आती है? कॉस्ट ऑफ इशूइंग द शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है। लेकिन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स में ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं, ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, वेयर एज लेस कॉस्ट इन्वॉल्व इन रेजिंग कैपिटल बाय द लोन्स एंड एडवांस। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट की बात करें तो हम लोग डेट को इश्यू करेंगे। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 30 मिनट्स के लेक्चर में मैंने आप लोगों को पूरा चैप्टर कवर अप करवा दिया, ठीक है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट्स है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टारगेट कॉमर्स फॉर द फर्दर वीडियोज। आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप इस वीडियोस को करने के बाद आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करने का जो फोबिया था
वो इजिली सॉल्व हो जाएगी वो प्रॉब्लम आप लोगों की, और यू कैन इजिली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।